हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन WS अकेडमी। इन प्रीवियस लेक्चर हमने देखा कि लोकसभा का इलेक्शन कैसे होता है, इंडिया में कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया गया है और इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ड्रॉबैक्स देखे, और हमने दूसरा वाला सिस्टम भी देखा, वो हमने क्यों नहीं अडॉप्ट किया, उसके रीजंस भी देखे। और आज हम उन दोनों सिस्टम्स को और इन डिटेल में पढ़ेंगे सो दैट कि आपको हमेशा के लिए याद रहे, क्योंकि ये जो बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता है और भूल जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे, मैंने आपको बोला कि दो सिस्टम्स होते हैं, एक तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है और दूसरा सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। जो सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जिस पार्टी को, बेसिकली इस पे पार्टी पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिया जाता है, इस पे पार्टी पे ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है पार्टी का, जिस पार्टी को जितने पोर्शन ऑफ वोट्स मिलेगा, जितने परसेंटेज ऑफ वोट मिलेंगी, उसी पोर्शन के हिसाब से उसको सीट्स भी मिलेंगी। जिस पार्टी को जितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगे ओवरऑल, उसको उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स भी मिलेंगी। जिस पार्टी को जितने पोर्शन ऑफ सीट्स मिलेंगे, जिस वोट्स मिलेंगे, उसी हिसाब से उस उतना पोर्शन उसको सीट्स का भी मिलेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसराइल एंड नीदरलैंड्स, दो बड़ी कंट्रीज़ है इस टाइम पे जहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम यूज़ होता है इलेक्शन के टाइम। इसराइल में यूज़ होता है और नीदरलैंड्स में। ये दो कंट्री जो है फॉलो करती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को। इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, याद रख लेना। इंडिया में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कुछ जगह पे यूज़ होता है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये वाला सिस्टम। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी दो सिस्टम्स अंदर से, लिस्ट सिस्टम और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, ये वाला सिस्टम यूज़ होता है इंडिया में लिमिटेड स्केल के लिए। लिमिटेड स्केल पे फॉर इनडायरेक्ट इलेक्शंस, कुछ इंडिया में इलेक्शंस होते हैं जो इनडायरेक्टली होते हैं, उस लिमिटेड स्केल पे इंडिया में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम यूज होता है इलेक्शन के लिए। और ये कहाँ कौन कौन सी लिमिटेड स्केल है, किन किन इनडायरेक्ट इलेक्शंस के लिए यूज होता है, मैं आपको बताऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिस्क्राइब किया है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम कुछ इलेक्शंस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि कुछ ऐसे इलेक्शंस होंगे हमारी कंट्री में जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे हो जाएंगे। सबसे पहले आता है इलेक्शन किसका, प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाएगा। किसके बेस पे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेस पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम करते हैं, क्योंकि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जो लोग डायरेक्टली वोट करेंगे, सारे लोग वोट करेंगे किसी पोस्ट के लिए, किसी भी इलेक्शन में। और इनडायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जब लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, जब लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं, वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो प्राइम मिनिस्टर जब हमें चुनना होता है तो वो लोकसभा इलेक्शन के थ्रू हम चुनते हैं, उसमें हम डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुनते हैं, जब लोग वोट करते हैं डायरेक्टली, और जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसके लीडर को हम बनाया जाता है प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, वो इनडायरेक्ट होता है, वहाँ पे लोग डायरेक्टली वोट नहीं डालते हैं, बल्कि लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स वोट डालते हैं। जैसे MLAs होते हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो वोट डालते हैं, वो इलेक्ट करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो वो होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन उस इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन सा सिस्टम यूज होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला प्रेसिडेंट के लिए यूज होता है। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जब होता है ना, उस टाइम पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यूज होता है। और उसके बाद जब हमें राज्यसभा का इलेक्शन कराना होता है, उस टाइम पे भी इनडायरेक्टली यूज किया जाता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जब इलेक्शन होता है, उस टाइम पे भी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से उसका वो इलेक्शन किया जाता है। तो ये जो सारे मैंने आपको बोला ना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये चारों इलेक्शन जो होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब डायरेक्टली लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टिसिपेट करते हैं। और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, MLAs और MPs, पार्लियामेंट मेंबर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो MPs और MLAs जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, वही वोट देते हैं। और उससे क्या हो, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जब इलेक्शन होता है तो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, नंबर 1। नंबर 2, इनडायरेक्ट इलेक्शन में कौन सा टाइप होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से उनको इलेक्ट किया जाता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का जब इलेक्शन होता है। राज्यसभा क्या है, वो सेकंड चेंबर है हमारे पार्लियामेंट का। लोकसभा इज द फर्स्ट चेंबर, राज्यसभा इज द सेकंड चेंबर। तो लोकसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, उस टाइम वोट करते हैं कौन, लोग डायरेक्टली वोट करते हैं। लेकिन जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होता है। और लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है
सेकंड चेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। तो स्टेट में जो लेजिस्लेचर है, स्टेट लेजिस्लेचर का सेकंड चेंबर जो होता है उसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं। हमारी इंडिया का जो पार्लियामेंट है वो बाइकैमरल है, वहाँ पे 2 हाउसेज है, राज्यसभा एंड लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन जो हमारी स्टेट्स है ना, हर एक स्टेट में बाइकैमरलिज्म नहीं है, हर एक स्टेट में 2 हाउसेज नहीं है। कुछ स्टेट्स में 2 हाउसेज हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे राज्यसभा हमारा होता है वैसे स्टेट लेवल पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, दूसरा हाउस। और कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे सिर्फ एक हाउस होता है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। जब हमारी अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, जब स्टेट हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर में, तब 2 बाइकैमरल लेजिस्लेचर था। यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था। लेकिन जब हमारी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया तो अब हमारे पास सिर्फ एक है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यहाँ पे जब भी इलेक्शन होगा सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके। तो इन 4 इलेक्शंस के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के साथ। द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हैज मेनी वेरिएंट्स, आउट ऑफ विच 2 सिस्टम्स आर मोर पॉपुलर। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये सिस्टम है इलेक्शन का, इसमें भी बहुत अंदर से डिफरेंट वेरिएशंस है, डिफरेंट काइंड्स है, डिफरेंट टाइप्स है। लेकिन 2 किस्म की इसकी मेथड्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 टाइप्स जो है ना इनकी, वो बहुत पॉपुलर है। और वो 2 टाइप्स क्या है, एक तो लिस्ट सिस्टम और दूसरा सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। एक तो लिस्ट सिस्टम और दूसरा है सिस्टम ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। दीज आर द 2 पॉपुलर टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। राइट, ओके। एनालिसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब हम इसके एनालिसिस करेंगे कि किस हद तक ये सही है और कैसे क्या होता है इसमें। प्रोपोर्शनल सिस्टम एंड स्टेबिलिटी। देखो, पार्टीज को यहाँ पे सीट्स मिलती हैं कि उनको वोट शेयर कितना मिला है, मतलब पार्टीज को यहाँ पे सीट किस, जैसे हम अभी इलेक्शन हमारा नॉर्मली होता है फर्स्ट पार्ट वोट सिस्टम, जो कैंडिडेट मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स, अगर किसी ने 11 वोट्स लिए, दूसरे ने 10 लिए, तीसरे ने 9 लिए, तो 11 वाला विनर है। जिस भी पार्टी का वो होगा और उसको भी, उस पार्टी को सीट भी मिलेगी और वो कैंडिडेट जीतेगा। तो यहाँ पे इस हिसाब से सीट्स मिलती हैं पार्टीज को, कितने कैंडिडेट्स जीतेंगे और वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। मेजॉरिटी सीट्स जिस पार्टी को मिलेगी वही मेजॉरिटी पार्टी है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, जिस पार्टी को कितना % वोट मिला है वो उतने % सीट्स उसको मिलेंगी। तो इस वजह से क्या होता है, न्यूमरस पार्टीज गेट सीट्स इन द लेजिस्लेचर। इस वजह से ये होता है कि बहुत सारी पार्टीज को सीट्स मिलती है लेजिस्लेचर में। ठीक है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितने % पार्टीज को वोट्स मिलेंगे ना, उतने % सीट्स भी मिलेंगे। तो अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या हुआ, कुछ ना कुछ वोट तो मिलेगा ना, तो दैट मीन्स उसको कुछ ना कुछ नंबर ऑफ शेयर ऑफ सीट भी मिलेगा ना। तो इसीलिए न्यूमरस पार्टीज, बहुत सारी पार्टीज को सीट्स मिलती है लेजिस्लेचर में। ठीक है, और इसमें चांसेस होता है किसी पर्टिकुलर पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बहुत सारी पार्टीज आ जाती है लेजिस्लेचर में। राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल अगर 3 कैंडिडेट्स हैं, 3 में से सबसे ज़्यादा एक कैंडिडेट को वोट मिले तो एक कैंडिडेट विनर है, और ये जिस पार्टी के साथ बिलोंग करता है ना, वो पार्टी को ये सीट मिलेगी। ठीक है, वो जो 2 पार्टीज हैं उनको कोई सीट नहीं मिलेगी। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या है, जितने % ऑफ वोट मिलेगा ना किसी भी कैंडिडेट को, वो किसी भी पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करता है, वो उतने % ऑफ सीट्स मिलेंगे उस पार्टी को। तो बहुत सारी पार्टीज लेजिस्लेचर में आ जाती है, और जब बहुत सारी पार्टीज लेजिस्लेचर में आ जाती हैं, आप मुझे बता क्या वो गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी? नहीं, क्योंकि लेजिस्लेचर में फिर बात पे फिर कन्फ्लिक्ट होगा। क्योंकि क्या होता है, पार्टीज की आइडियोलॉजी सेम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जो है स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की कम होती है। स्टेबिलिटी, इट डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम की स्टेबिलिटी ही कम हो जाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर फिर कोalition गवर्नमेंट ही बनती है। प्रोपोर्शनल सिस्टम एंड रिप्रेजेंटेटिवनेस। देखो इसमें क्या होता है, लेकिन एक चीज़ है इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, जितनी भी छोटी पार्टीज है ना, इट एंश्योर्स दैट स्मॉलर पार्टीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेचर। अब देखो यहाँ पे जो हमारा सिस्टम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, उसमें क्या होता है कि अगर किसी कैंडिडेट ने जीता, वो जिस पार्टी के साथ बिलोंग करता है उसी पार्टी को वो सीट मिलेगी। जो उसके साथ 2 और कैंडिडेट्स है, अगर उनको कुछ % ऑफ सीट जिस वोट मिले भी, वो मैटर ही नहीं करेगा, उनको कोई सीट ही नहीं मिलेगी। लेकिन प्रोपोर्शनल सिस्टम में अगर छोटी पार्टीज को कम ही % ऑफ वोट मिलेगी, लेकिन उसी % के हिसाब से
उनको कम सीट्स मिलेंगी ही मिलेंगी और लेजिस्लेचर में वो आ जाएंगे। दैट मीन्स जो स्मॉलर पार्टीज होती है ना उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलती है। लेकिन जो हमारा सिस्टम है ना इसमें चांसेस होता है जो छोटी पार्टीज होती है ना उनको 10 साल लगते हैं कभी कभी गवर्नमेंट आने में, 20 साल लगते हैं उनको कभी कभी गवर्नमेंट बनाने में, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी पार्टीज होती है वो स्वाइप करती हैं, छोटी पार्टी चाहे कितनी भी सीट्स ले ले वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाती है। लेकिन प्रपोर्शनल सिस्टम में जितने प्रपोर्शन ऑफ सीट्स छोटी पार्टी को मिलते हैं उतने प्रपोर्शन ऑफ जितने प्रपोर्शन ऑफ वोट्स छोटी पार्टीज को मिलते हैं उतने प्रपोर्शन ऑफ सीट्स उनको मिलती हैं और वो लेजिस्लेचर में पहुंच ही जाती है, राइट। तो दैट मीन्स प्रपोर्शनल सिस्टम का एक ये अच्छा है कि उनको छोटी पार्टीज को भी वहां पे रिप्रेजेंटेशन मिलती है। It also encourages new parties to emerge and more women and minorities to contest. यहाँ पे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहेगा ना उसको तो बहुत एक तो पैसा होना चाहिए और बड़े पैमाने पे उसको पहुंच होनी चाहिए, मतलब उसको काम करना पड़ता है, उसको तकरीबन 10 साल लगाने पड़ते हैं तब जाके उसकी कहीं पे वो पार्टी उभर के आती है। लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको थोड़े परसेंटेज ऑफ वोट्स मिलेंगी, आपको सीट्स मिलेंगी, उसी हिसाब से आप लेजिस्लेचर में पहुंचोगे, आप काम करोगे, नेक्स्ट इलेक्शन में आपके चांस होते हैं ज़्यादा सीट्स जीतने के। और उससे क्या होता है जो माइनॉरिटीज़ होती है ना या विमेन होती हैं वो कभी डरेंगी नहीं, वो बोलेंगे अच्छा अगर हमें आज कम ही परसेंटेज मिलेगा कोई ना कोई तो सीट मिलेगी हमारी पार्टी को, अगर एक ही सीट मिलेगी हम काम करेंगे, नेक्स्ट इलेक्शन में 2 सीट्स मिलेंगी, 3 सीट्स मिलेंगी। तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर माइनॉरिटी पार्टीज़ कभी नहीं डरती है, वो आ जाती है सामने, इवन विमेन भी आती है सामने इलेक्शन लड़ने के लिए। और इस सिस्टम में क्या है, ऑनेस्टी है इलेक्शन प्रोसेस में, इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी है इलेक्शन प्रोसेस में, ये एक ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से होता है, राइट। और ज़्यादातर प्रोपोर्शनल सिस्टम में मैंने आपको बताया पार्टी को वोट दिया जाता है इंस्टेड ऑफ कैंडिडेट, लेकिन हमारे सिस्टम में हम बोथ एक तो पार्टी को भी दिमाग में रखते हैं, ज़्यादातर हम कैंडिडेट को दिमाग में रखते हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करता है, क्योंकि वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही बंदा जीत के जाता है ना। प्रोपोर्शनल सिस्टम एंड वोटर कैंडिडेट कनेक्ट, देखो ये ड्रॉबैक है इसका क्या कि रिलेशनशिप बिटवीन अ वोटर एंड द कैंडिडेट में डायल्यूट फॉर द कैंडिडेट में नाउ बी सीन एज रिप्रेजेंटिंग द पार्टी एंड नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंसी। देखो अब एक पार्टी को कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स मिली, अब कुछ कैंडिडेट्स गए रिप्रेजेंट लेजिस्लेचर में, वो रिप्रेजेंट करते हैं अपनी पार्टी को ज़्यादा एज कम्पेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंसी। वहाँ पे जो कैंडिडेट जाएगा ना अब रिप्रेजेंटेटिव एज अ रिप्रेजेंटेटिव हाँ लेजिस्लेचर में, वो अपनी पार्टी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है ना कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। लेकिन हमारे सिस्टम में जो बंदा जीतता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए ज़्यादा काम करता है एज कम्पेयर टू द पार्टी। नो डाउट वो पार्टी को फॉलो करता है, पार्टी की आइडियोलॉजी को, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए स्पेशली काम करता है। तो कनेक्शन बिटवीन द वोटर एंड द कैंडिडेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कम होता है, ये इसका एक ड्रॉबैक है, राइट। शाबाश, समझ आ गया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हमारे इसमें इलेक्शन में हो चलता है, जो लोकसभा इलेक्शन में यहाँ पे होता है या असेंबली इलेक्शन होता है, इन दिस सिस्टम whoever has more votes than all candidates is get elected। इसमें मैंने आपको बताया अगर 4 कैंडिडेट्स हैं A B C D, ठीक है, अगर A को आए 150 वोट्स, B को आए 50 वोट्स, C को आए 140 वोट्स और D को आए 135 वोट्स, ठीक है। अगर A 10 ही वोट्स आगे हैं C से, लेकिन यहाँ पे कौन विनर है, यहाँ पे A विनर है, ठीक है। जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट्स आएंगे ना वही विनर है। अगर एक वोट भी किसी को ज़्यादा होगा ना दूसरे से, वही विनर माना जाएगा। और यहाँ पे किसी भी कैंडिडेट को कोई मेजॉरिटी सिक्योर करने की ज़रूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपको 50% ऑफ वोट्स लेने हैं उससे आगे हम देंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। PR सिस्टम में रखी जाती है थ्रेशोल्ड मेजॉरिटी, जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वहाँ पे पहले मेजॉरिटी होनी चाहिए, उसके बाद देखते हैं कि कौन विनर, ठीक है। तो मेजॉरिटी के बगैर वहाँ चलेगा नहीं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई एक मेजॉरिटी भी लेनी होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई मेजॉरिटी सिक्योर नहीं करनी होती है। अगर आपके पास 11 वोट है, दूसरे के पास 10 वोट है, तो 11 वाला विनर है, यहाँ पे कोई मेजॉरिटी नहीं देखी जाती है। इन इलेक्टोरल रेस फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया, जैसे हमारी रेस होती है, रन होता है, कोई मैराथन होता है, वहाँ पे एक पोस्ट रखते हैं ना, इस पोल को आपको क्रॉस करना, जो पहले क्रॉस करेगा वो विनर है, चाहे फिर बंदा दूसरे से 1 ही सेकंड आगे क्यों ना हो, विनर वही है ना। तो जो पोल को पहले क्रॉस करेगा वही विनर है। तो यहाँ पे ऐसी अगर एक भी वोट किसी को ज़्यादा है वही विनर है। इस मेथड को हम प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोलते हैं।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही प्लूरलिटी सिस्टम, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम बताया गया है। किसके लिए रखा गया है? लोकसभा इलेक्शन के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के लिए। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, तो वहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक कैंडिडेट जीतता है, और जो कैंडिडेट और वो कैंडिडेट जिस पार्टी से बिलोंग करता है ना, वो सीट उसी पार्टी को मिलती है और वही फिर उस पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर जिस पार्टी के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जीतेंगे ना, वो मेजॉरिटी पार्टी बनती है और वही गवर्नमेंट बनाती है, और उस पार्टी का जो लीडर होता है ना, उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, और वो प्राइम मिनिस्टर फिर खुद चुनता है अपने मिनिस्टर्स को, जो फिर आगे जाके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है और कैबिनेट बनता है, और फिर कैबिनेट ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं। ठीक है, को प्लूरलिटी सिस्टम बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि लोकसभा के लिए और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए स्टेट लेवल पे जो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम रखा गया है। The votes that go to all the losing candidates go waste. For example, मैंने आपको proportional representation में बताया कि अगर छोटी कोई पार्टी या नई कोई पार्टी, अगर उसको बिल्कुल कम वोट्स मिलेंगे, लेकिन उस वोट शेयर के हिसाब से उसको सीट मिलेगी कोई ना कोई, ठीक है। लेकिन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो सिस्टम है यहाँ पे लोकसभा का, उसमें ये होता है कि अगर किसी कैंडिडेट के पास 11 वोट्स हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, दूसरे के पास 10 वोट्स हैं, ठीक है, तो आपके एक वोट का फर्क है। 11 वाले को सीट मिलेगी, 10 वाले को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 10 वाला जो जिसके पास 10 वोट्स है, जिसके पास 8 वोट्स है, या फॉर एग्जांपल 1 वोट कम है, 2 वोट कम है विनर से, उनके वो वोट्स जो है ना वो वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 150 वोट्स है हमारे पास, 2 कैंडिडेट्स उठे हैं, ठीक है, 150 वोट्स है हमारे पास, 2 कैंडिडेट्स गए हैं, या 200 वोट्स है हमारे पास, 2 कैंडिडेट्स गए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, ए और बी। ए को मिले हैं 101 वोट, ठीक है, दूसरे को मिले, बी को मिला है 99 वोट्स, हो गए ना 200। तो वहां पे कौन जीतेगा? वहां पे ए जीतेगा, उसको 2 ही वोट ज्यादा है, लेकिन वो जीतेगा। और जो 99 पीपल जो ए को सपोर्ट नहीं कर रहे ना, उनको उसको मानना पड़ेगा एज अ लीडर, उसको रिप्रेजेंटेटिव मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके 99 के वोट्स जाया होते हैं, क्योंकि उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। रिप्रेजेंटेटिव जाता है कौन? जिसको 101 लोगों ने, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों ने चूज किया, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जितने भी लूजिंग कैंडिडेट्स होते हैं ना, उनके जो वोट्स होते हैं ना वो वेस्ट हो जाते हैं, उनको उनके वोट से कोई सीट नहीं मिलती है उनको, ठीक है। जैसे सपोज अ पार्टी गेट्स ओनली 20% ऑफ द वोट्स इन एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी बट एवरीवन एल्स गेट्स इवन लेस वोट्स, इन दैट केस पार्टी कुड विन ऑल द सीट्स विद ओनली 25% वोट्स और इवन लेस। तो फॉर एग्जांपल बोलते हैं कि अगर किसी पार्टी को 25% ही मिलते हैं वोट्स का, वोट शेयर इसको सिर्फ 25% मिलते हैं, 100 में से 25 वोट्स ही मिलते हैं, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स को उससे भी कम मिलते हैं, तो जीतेगा कौन? फिर भी वही जीतेगा। नो डाउट उसको 100 में से 25 वोट्स ही मिले हैं, लेकिन बाकी कैंडिडेट्स को उतने भी नहीं मिले हैं, तो जीतेगा वही। और अगर उस पार्टी को हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 25% ऑफ वोट्स ही मिलेंगे, लेकिन दूसरों को उससे कम मिलेगा, ओवरऑल वही पार्टी गवर्नमेंट बनाएगी। नो डाउट उसको 25% ही वोट्स मिले हैं, लेकिन हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी के कैंडिडेट को ज़्यादा थे और बाकियों को 20%, 21%, तो वो मैटर ही नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में सबसे बड़ा इशू ये है कि जो छोटे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं, जो नई पार्टीज बनती है, छोटी पार्टीज होती हैं, उनको कभी शेयर ही नहीं मिलता है पावर में, उनको कभी पावर स्ट्रक्चर में शेयर ही नहीं मिलता। 20 साल के बाद भी वो लड़ रहे होते हैं, है ना, छोटी पार्टीज को। जो बड़ी पार्टीज होती है ऑब्वियसली उनको कुछ ना कुछ शेयर तो मिलता है, क्योंकि कुछ सीटें, कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी से वो जीत ही जाते हैं, तो वो सीट्स उनको मिलती हैं। तो जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप जीतोगे वो सीट आपको मिलेगी उस पार्टी को। तो जो छोटी पार्टीज होती है, हर चांसेस होते हैं कि जो छोटी पार्टी या नई पार्टी होती है ना, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको वोट्स मिलते हैं, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, मतलब हाईएस्ट मार्क नहीं ले पाते हैं। लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी को में उनको वोट मिलते हैं, लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट मिलने के बाद भी वो कोई भी सीट नहीं जीतते हैं, क्योंकि बाकी कैंडिडेट जो होते हैं ना, उनको हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई ना कोई ऐसा कैंडिडेट होता है बड़ी पार्टी का जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स लेगा। तो ये एक ड्रॉबैक है इसमें कि जो छोटी पार्टीज होती है उनको पावर स्ट्रक्चर में शेयर ही नहीं मिलता है 20 साल तक, 30 साल तक, 100 साल तक, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया तो बहुत सारे सिस्टम्स को सामने रखा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को सामने रखा,
फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम को सामने रखा। फिर उन्होंने इसलिए फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम को चूज़ किया, FPTP को चूज़ किया, क्योंकि उन्होंने बोला, मैंने जैसे बताया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में हर एक पार्टी लेजिस्लेचर में पहुंच जाती है, तो पार्टी आइडियोलॉजी डिफरेंट होती है इनकी, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के चांस होते हैं। तो इन्होंने बोला हमें फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर नहीं चाहिए, हमें ऐसा लेजिस्लेचर चाहिए जो स्टेबल हो। इसीलिए उन्होंने क्या किया, चूज़ किया फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम को। जितने भी की पोजीशंस है, जितने भी की रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनको जिनको भी इलेक्ट किया जाता है की रिप्रेजेंटेटिव्स को, उन सब का इलेक्शन होता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में इंडिया में, लेकिन एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है ना, उनके बगैर बाकी जितने भी इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से होते हैं। जैसे लोकसभा का इलेक्शन होता है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है, जैसे पंचायत इलेक्शन होता है, ठीक है, उनमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम यूज होता है। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा मेंबर्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स के जो इलेक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से होते हैं। ठीक है, मैं बार बार क्यों रिपीट करती हूँ, सो दैट कि आपका ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो इस पे, राइट। अब हम मेरिट्स और डिमेरिट्स फिर से देखेंगे। जो फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम है इसके मेरिट्स देखेंगे। इसमें सिंपलिसिटी है, ये सिंपल है कि जिसको मेजॉरिटी मिलेगी वो जीतेगा, तो इसलिए ये मेरिट है इसका। ठीक है। दूसरा स्टेबिलिटी, इसमें एक ही पार्टी आती है या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पार्टीज लेजिस्लेचर में पहुंच जाती है, उससे स्टेबल रहती है हमारी गवर्नमेंट। फ्रीडम टू चूज, अच्छा वोटर्स क्या होता है, वोटर्स जो होते हैं ना वो उनको फ्रीडम होती है, एक तो वो कैंडिडेट्स में भी चूज कर सकते हैं और पार्टीज में भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को पसंद होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कैंडिडेट उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में है ना उसको वो पसंद नहीं होगा, तो ठीक है वो क्या करेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो मैं सपोर्ट करूंगा, लेकिन मुझे PDP वाला कैंडिडेट ज़्यादा बेहतर लगता है, तो उसको उसमें फ्रीडम है, वो उसी PDP वाले कैंडिडेट को वोट करेगा, हालांकि उसको आइडियोलॉजी किसी और पार्टी की ये है, तो इसमें ज़्यादा फ्रीडम होता है, क्योंकि इसमें आप जिसको चुनोगे वही चुन के आगे जाएगा। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप जिसको वोट करोगे ना पार्टी को, वो डिपेंड करेगा फिर वो आगे किस कैंडिडेट को भेजेगा, क्योंकि वो पार्टी को वोट जाते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट को वोट जाते हैं। प्रोपोर्शनल जिस फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में कैंडिडेट को वोट मिलते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में जितने भी वोट मिलते हैं वो पार्टी को मिलते हैं। इसमें ब्रॉड बेसिक पार्टिसिपेशन होती है फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ना वो चाहती हैं कि हमारे में SC वाला कैंडिडेट भी हो, ST वाला कैंडिडेट भी हो, विमेन भी हो, सो दैट कि रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो और उनको वोट्स भी ज़्यादा मिले। ठीक है। कनेक्टिंग लिंक, इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टिंग लिंक होती है, क्योंकि जब आप वोट करते हैं ना आप सिर्फ पार्टी को देख के वोट नहीं करते, आप कैंडिडेट को देखकर वोट करते हैं, और जब आप किसी कैंडिडेट को वोट करते हैं ना वो कैंडिडेट को ज़्यादा मेजॉरिटी मिलती है वोट्स की, वो जीतता है और वही लेजिस्लेचर में पहुंच जाता है। और वो कैंडिडेट है ना उसको पता है कि कल को मुझे फिर से इलेक्शन करने हैं, फिर से इन्हीं लोगों के पास आना है, तो वो पार्टी का तो ख्याल रखता है लेकिन वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का बहुत ख्याल रखता है, वो बार बार आता है लोगों के पास और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए अपने फंड में से, तो इसमें एक कनेक्शन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब डीमेरिट्स देखेंगे फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम के। डिस्क्रिपेंसी एंड वेस्टेड, आपको पता ही है डिस्क्रिपेंसी वोट में होती है कि जितने भी वोट स्मॉलर पार्टीज को जाते हैं ना वो वेस्ट होते हैं। बहुत सारे लोग डालते हैं, हज़ारों की तादाद में डालते हैं वोट किन को, छोटी पार्टीज़ को। जब लाखों की तादाद में बड़ी पार्टीज़ को वोट मिलते हैं तो छोटी पार्टीज़ को हज़ारों की तादाद में वोट आने के बावजूद कोई सीट मिलती नहीं है, मुश्किल से कोई एक सीट जीतते हैं, तो फिर भी वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। इससे होता है कि इससे फिर रीजनल और स्मॉलर पार्टीज जो होती है ना उसका एक्सक्लूजन होता है फ्रॉम पार्लियामेंट, क्योंकि रीजनल पार्टीज तो कभी पहुंच ही नहीं पाती हैं पार्लियामेंट में गवर्नमेंट बनाने के लिए। आपने देखा होगा या तो कांग्रेस जीतती है, यहाँ पे नेशनल पार्टी हमारी कांग्रेस आती है या तो BJP आती है, यही 2 पार्टी स्वाइप करते हैं, एक टेन्योर में एक आती है, दूसरे टेन्योर में दूसरी आती है। तो जो रीजनल पार्टीज है ना वो मुश्किल होता है उनको तकरीबन 30-40 मुझे लगता है 100 साल लगते हैं फिर ऐसे लेजिस्लेचर में पहुंचने के लिए, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। और क्या होता है, विक्टोरियस पार्टी हैज मोस्ट ऑफन नॉट सिक्योर द मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स। देखो फॉर एग्जांपल बहुत सारी सीट्स जीती, 2-3 पार्टीज हमारी बड़ी बड़ी पार्टीज है, 4 पार्टीज हमारी नेशनल पार्टीज है, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में बहुत सारे वोट्स लिए, ठीक है।
तो अगर हम देखेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ने जीता, राइट, तो बीजेपी जाएगा लेजिस्लेचर में, बीजेपी बनाएगा गवर्नमेंट, बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर आएगा। लेकिन जो उसके साथ 2-3 और पार्टी थी ना, अगर उनके कंबाइन करके वोट देखेंगे ना, वो बीजेपी वाले से बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो दैट मीन्स उतने सारे लोग उस बीजेपी के साथ नहीं थे, या उतने सारे वो लोग विनिंग पार्टी के साथ नहीं थे, वो उसके अगेंस्ट थे, तो उनका वोट ज़ाया होता है। स्मॉल शेयर ऑफ वोट से ही एक पार्टी आ गई और उसने गवर्नमेंट बनाई। और भी थोड़ा सा ही फर्क जिन पार्टीज का था विनिंग पार्टी से, उनके अगर कंबाइंड में वोट देखेंगे ना, वो बहुत सारे वोट होता है एज कंपेयर टू द विनिंग पार्टी। बात समझ में आ गई? इवन अगर 20 to 26% वोट ही किसी पार्टी को मिलेगा ना, बाकी 3 पार्टीज होंगी उनको 19%, 18% वोट मिले, 1 ही % का फर्क है ना उससे, लेकिन गवर्नमेंट बनाएगी वही 20% वाली पार्टी। अगर कंबाइंड में देखेंगे फिर तो 60% ऑफ वोट उनके अगेंस्ट था, तो वो मैटर ही नहीं करेगा। तो स्मॉलर ग्रुप्स के लिए, स्मॉलर सोशल ग्रुप्स के लिए एक ड्रॉबैक ही है। और उससे इसमें फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम ये भी होता है कि जो डोमिनेंट कास्ट होती है, डोमिनेंट सोशल ग्रुप होता है ना, उसके वो हमेशा जीतता है, फिर आगे आता है, क्योंकि छोटे कास्ट, छोटे ग्रुप्स को भी वोट मिलता है, लेकिन कम वोट मिलता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में कम वोट वाले को भी सीट मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो उससे क्या होता है, छोटे ग्रुप, सोशल ग्रुप्स वाले लोग जो होते हैं वो अंडर रिप्रेजेंटेड रहते हैं। ठीक है। अब जो छोटी पार्टीज होती है ना, अगर उनको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बेस होती है ना अपनी, तो उनको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट मिलते हैं, लेकिन कम वोट मिलते हैं, वो जीतते ही नहीं हैं। अब अगर उनका ऐसा होता कि 2 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उनके सपोर्टर्स होते, तो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ द वोट देते, वो जीतते। तो उस वजह से जो पार्टीज पूरी फैली हुई होती है ना, छोटी पार्टी पूरी फैली हुई होती है, उसको हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वोट मिलते हैं, लेकिन मेजॉरिटी वोट नहीं मिलते। ये भी एक ड्रॉबैक है। ठीक है। अब अगर हम देखेंगे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम देखेंगे, इनमें 2 में फर्क देखेंगे। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, लार्ज जियोग्राफिकल एरियाज आर डिमार्केटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इवन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में पूरी कंट्री को भी एज अ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। जैसे इसराइल और नीदरलैंड्स में जब इलेक्शन होते हैं ना, तो इसराइल और नीदरलैंड्स में पूरी कंट्री को ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। जो भी वोट होते हैं ना, तो परसेंटेज ऑफ वोट अल्टीमेटली देखते हैं किस पार्टी को कितने परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले हैं, उस पार्टी को उतनी सीट्स मिलती हैं। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में बड़े बड़े जियोग्राफिकल एरियाज को सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी माना जाता है। लेकिन जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है ना, उसमें कंट्री को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर जियोग्राफिकल यूनिट्स में, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज और डिस्ट्रिक्ट्स बोलते हैं, और उसी के बेस पे फिर उनको इलेक्शन कराया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसमें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स जीत सकते हैं। लेकिन जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है ना, उसमें सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीत के आता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज़्यादा कैंडिडेट्स जीते हैं, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव जीत के आता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं इंस्टेड ऑफ कैंडिडेट, लेकिन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वोटर्स कैंडिडेट के लिए वोट करते हैं, पार्टी के लिए नहीं। और हर एक पार्टी को जितने परसेंटेज ऑफ ओवरऑल वोट्स मिलेगा, उतने परसेंटेज ऑफ सीट्स मिलते हैं लेजिस्लेचर में। लेकिन यहाँ पे जो पार्टी होती है ना, फर्स्ट पास पोस्ट सिस्टम में एक पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं दैन वोट्स, क्योंकि मैंने आपको बोला अगर हम डिफरेंट पार्टीज़ के कंबाइंड वोट्स देखेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द विनिंग पार्टी। लेकिन अगर उसको कम ही वोट मिलेंगे ना, लेकिन दूसरों से ज़्यादा मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, तो वो जीतते हैं और उनको ज़्यादा सीट्स मिलती हैं। और जो कैंडिडेट जीतता है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मेजॉरिटी ऑफ वोट मिलता है। पहले 50% मिलेगा +1,
ठीक है, तब वो जीतेगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में कोई 50% मेजॉरिटी वाला वोट ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उसी कैंडिडेट को सीट मिलती है जिसको मेजॉरिटी मिलेगी, 50% मिलेगी, और उसके आगे फिर एक मिलेगा, दूसरे से आगे जाएगा, पहले 50% शेयर लेगा, फिर दूसरे से आगे जाएगा, वो विनर होता है। लेकिन फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम जो हमारा लोकसभा वाला सिस्टम है, उसमें कोई मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स की ज़रूरत नहीं होती है। बेस्ट एग्जाम्पल है इसकी, किसकी बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, इसराइल एंड नीदरलैंड्स। और बेस्ट एग्जांपल है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में इंडिया और यूके। ठीक है, इंडिया और यूके में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के इलेक्शंस, बड़े बड़े इलेक्शंस वही डायरेक्ट इलेक्शंस उसी से होते हैं, फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से। बात समझ में आ गई? राइट, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, तो यस, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको कितनी नई नई बातें सीखने को मिली और क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल द बेस्ट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।